चैंपियंस, जो हम एसएससी 2025 के लिए अपना जीके जीएस में जो हमारी तिरंगा सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा टॉपिक नंबर 2 पढ़ने वाले हैं हम, जो हमारे 25 टॉपिक है उनमें से। और आज का टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, जो ये टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं इनकी वैल्यू आज आपको नहीं पता चलेगी, लेकिन जिस दिन ये 25 समाप्त हो जाएंगे उसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, कोई भी आप प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हो, और उसके बाद आप जो रियल पेपर होगा आपका, जो जनवरी फरवरी में आपका पेपर होने वाला है, उसमें अगर आप पेपर देके आओगे तब आपको वैल्यू पता चलेगी कि हाँ सर ने जो 25 टॉपिक करवाए थे वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे, कितने इंपॉर्टेंट थे। और आप सभी ने जो पिछली क्लास को इतना ज्यादा प्यार दिया है उसके लिए सबसे पहले तो सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करता हूं ऐसा ही आप प्यार देते रहोगे और पढ़ते रहोगे, क्योंकि देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको, जो आपका टाइम है ना ये बड़ा कीमती है, और अगर आप पढ़ रहे हो तो फोकस होके पढ़ो कि इस क्लास को देख रहे हो तो 100% आपका फोकस इसी क्लास में होना चाहिए, इसको समझने में, याद करने में आपका फोकस होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो टाइम आपका जो इंपॉर्टेंट है वो फोकस के साथ करोगे तो कम समय में ज्यादा चीजें याद कर पाओगे। जिन स्टूडेंट को याद होने की प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको क्या करना है, फोकस रखना है जो भी आप पढ़ रहे हो, कि और कहीं पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। और मैं उन स्टूडेंट के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई आप थोड़ी देर बाद वीडियो देख लेना, 1 घंटे बाद देख लेना, 2 घंटे बाद देख लेना, कि आप काम कर रहे हो और वीडियो चल रहा है, आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं। नहीं, आप खाना बना रहे हो या और कुछ कर रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है, कहीं पे बैठे हुए और आपने वीडियो चला रखा कि सर का वीडियो चल रहा है। नहीं, अगर आपको रियली में स्कोर करके एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेके फौज की खाकी वर्दी पहननी है तो आपको उस समय पढ़ना है जिस समय आप पूरा फोकस देके 100% पढ़ सको। और फिक्स टाइम पे मैं आपके लिए क्लास डाल रहा हूं, कभी भी आगे पीछे हम नहीं कर रहे। डेली 11 बजे आपके लिए क्लास आ जाती है, 11 AM पे। ठीक है, अब काफी देर होगी, अब शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। काफी मोटिवेशन हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कब थी, तो ये थी आपकी 2500 ईसा पूर्व से लेकर ये थी आपकी 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, एक बात और बता देता हूं, एग्जाम में यहां पर बीच में कुछ भी दे सकता है, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा अलग दिया गया है, बदलाव करके दिया गया है, लेकिन ज्यादातर जगह पे आपको यही मिलेगा, और एग्जाम में थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर देता है। तो ये याद रखना है, इन दोनों के बीच में ही आपको देखने के लिए मिलने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस पे ही चलेंगे, टेंशन मत लो। हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी खोज कब की गई थी। इसकी खोज की गई थी आपकी 1921 में। किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी आपका दयाराम साहनी के द्वारा है, वो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी आपकी। दयाराम साहनी सन 1921 में इसकी खोज की गई थी। कहां पर है ये पंजाब में है, और पंजाब में भी कौन से, जो पंजाब अभी वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है वहां पर ये अवेलेबल है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है, तो ये हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। 2 के बारे में पढ़ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, एक तो हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ ली, और दूसरा इंपॉर्टेंट है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आप एग्जाम में आते हैं वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, इनके बारे में आगे और चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सन 1922 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, राखलदास बनर्जी के द्वारा। ये कहां पर स्थित है?
ये आपका सिंध में है, और सिंध कहां पर है? ये आपका पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहां पर स्थित है? ये पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे है? तो ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? ये आपका सिंधु नदी के किनारे। यहां पर ये 10 मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, और यहां से एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ ही जाता है। अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर उनसे हम बहुत कुछ सीख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। देखो क्या है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, सीखेंगे इस क्वेश्चन से, कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महान स्नानागार की खोज की गई थी? यह अपने को बताना है कि कौन सा स्थल है। देखो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है, वहां पर विशाल स्नानागार या महान स्नानागार इसको बोला जाता है, उसकी खोज की गई थी। कहां पर? मोहनजोदड़ो में। जो आपकी बनावली है, यहां पर क्या प्राप्त हुआ है? हमें मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। जो मिट्टी का हल है ना, वो प्राप्त हुआ है। और जैसे हल की बात आई है, तो कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत प्राप्त हुए। जुते हुए खेत हैं वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ में जो अग्नि पूजा के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। जो अग्नि पूजा होती है ना, जो हम हवन वगैरह करते हैं, उसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से अगर हम यहां पर बात करें, तो मोहनजोदड़ो से एक तो क्या हो गया? महान स्नानागार या विशाल स्नानागार। इसी के साथ में महान अनानागार भी वहां से प्राप्त हुआ है। अनानागार, जैसे स्नानागार का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ नहाते हैं। जैसे अभी हम कहीं तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो वहां पे कुंड होता है, तो बहुत सारे लोग एक साथ नहा रहे होते हैं। या हम कोई शहर में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर स्विमिंग पूल वगैरह जैसे बने हुए होते हैं, तो वहां पर एक साथ लोग नहाते हैं। गांव में जोहड़ होता था पहले, वैसे तो एक चीज होती थी, वहां पर सब कुछ नहा रहे होते हैं एक साथ, तो वो महान स्नानागार हो गया। महान अनानागार या विशाल अनानागार का मतलब होता है जहां पर जैसे अपने गेहूं चावल वगैरह है एक साथ रखे जाते थे, जिसको आज के टाइम पे स्टोरेज वगैरह बोल दिया जाता है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह ऐसे बोल दिया जाता, तो वैसे होता था। वहां पर एक जगह पे अन्न को रखा जाता था। तो महान अनानागार कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? एक नर्तकी की मूर्ति है। नर्तकी की जो नर्तकी है उसकी कांस्य की मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। कांस्य की जो मूर्ति है वो भी कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तीन मुख वाला देवता, तीन मुख का जो देवता है उसकी मूर्ति, या इसी को बोला जाता है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ जो देवता है उसकी मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से और क्या प्राप्त हुआ है? मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की जो मूर्ति है वो भी कहां से प्राप्त हुई है? आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो अपना लोथल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोथल है ये गुजरात में है, और गुजरात में जो लोथल से प्राप्त हुआ है वो हुआ है बंदरगाह, कि वहां पर भाई पहले बंदरगाह था, ठीक है, बंदरगाह था, तो वहां पर पानी है, तो वहां पर चावल की खेती या धान की खेती है वो वहां पर की जाती थी। चावल, बंदरगाह हो गया, चावल हो गया, धान हो गया। इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट और है आपका, मैं यहां पर लिख देता हूं, 3 युगल पाए गए हैं। 3 युगल की समाधि है वो प्राप्त हुई है। समाधि, 3 युगल की जो समाधि है वो भी कहां से प्राप्त हुई है? लोथल, गुजरात से प्राप्त हुई है। जैसे अपने आज के टाइम पे कपल बोल दिया जाता है ना, वैसे कि 2 लोगों को एक साथ समाधि दी गई थी, ठीक है, तो ये बोला गया है। तो समझ में आ गया? सारे के सारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। यहां से एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी से जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलो। और देखो अभी हमने बात की थी, अभी मैं सभी को बताने लगूंगा तो बहुत बड़ी क्लास बन जाएगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। मैं यहां पर आपको ये दिखा देता हूं, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। ये पीडीएफ आपको पता ही है कहां पर मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां पर देख लेना।
कि हड़प्पा है, यहां पर स्थल लिखा हुआ है कि कौन सा स्थल है, कौन से वर्ष में इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा खोज की गई थी, कौन से स्थान पर है और कौन सी नदी के किनारे है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हड़प्पा, ये हम बात कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो 1922 में, राखाल दास बनर्जी, सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके अलावा आपका जो रोपड़ हो गया, रोपड़ आपका पंजाब में है, भारत में है, जगदत्त शर्मा ने खोज की थी, सतलज नदी के किनारे है, 1953 में है। तो ये सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये तो आप याद कर ही लोगे, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये फोटो है वो मिल जाएगी आपको। अब चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्या है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? कौन से वर्तमान राज्य में स्थित है? रंगपुर की बात हो रही है, तो रंगपुर हो जाएगा आपके गुजरात में। रंगपुर हो गया। अभी हमने एक और पढ़ा था गुजरात में, वो कौन सा है? लोथल है। वो कहां पर है? गुजरात में है, वो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो लोथल भी गुजरात में हो जाएगा। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा है, वो कहां पर हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है जी। आपका हरियाणा से भी पूछा जाता है, हरियाणा से तो जो बनावली है, बनावली ये कहां पर हो जाएगी? आपकी हरियाणा में हो जाएगी। तो यहां से है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। रंगपुर कहां पर है? गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया हुआ है? अभी हमने पढ़ा था कि हड़प्पा शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो ये हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे हो जाएगा। कौन सी नदी के? रावी नदी के किनारे। अब मैं कुछ आपको वो बता देता हूं जो बार बार रिपीट होते हैं, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। उसमें एक तो मोहनजोदड़ो है, वो हो जाएगा आपका सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। कालीबंगा है, ये हो जाएगा आपका घग्गर नदी के किनारे है। लोथल है, ये आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चन्हुदड़ो है, यह आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार एग्जाम में आया है। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और रोपड़ जो पंजाब में है वो सतलज नदी के किनारे में स्थित है। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, याद हो ही जाएगा। चलो, क्योंकि याद पता है कैसे होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं याद कैसे होता है। अब लग रहा होगा कि कुछ स्टूडेंट को सर जी ये तो याद नहीं हुआ, लेकिन जो हम क्लासेज करते हुए जाएंगे ना, मैं बार बार आपको इतनी बार रिवीजन करवा दूंगा, इतनी बार रिपीट कर लेंगे हम इन क्वेश्चंस को, कि सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। बस जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें देता हूं कि आप उनको याद कर लो, तो उनको आप याद कर लेना, इतना काम आप कर लेना, बाकी का काम मुझ पे छोड़ देना। क्योंकि हम दोनों मिलकर तैयारी करेंगे ना, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप उनको पढ़ोगे और याद करोगे, ठीक है। तो फिर बात बन जाएगी, हम बहुत अच्छा स्कोर हम करने वाले हैं। देखो, हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के खालिस्तान से प्राप्त होता था। तो जो हड़प्पा वासी है ना, उनको तांबा कहां से मिलता था, यह पूछा गया है कि जो तांबा है वो कहां से मिलता था। तो तांबा है उनको मिलता था राजस्थान से। राजस्थान में एक शहर है खेतड़ी, वहां से मिलता था खेतड़ी। और इसी तांबे को क्या बोला जाता है? वहां पर कॉपर के नाम से जाना जाता है, कॉपर, ठीक है। वहां पर बहुत ज्यादा, ठीक है, इंडस्ट्री लगी हुई है इसकी तांबे की, तांबे या इसको कॉपर भी बोल दिया जाता है। कहां पर है? राजस्थान के खेतड़ी में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तांबा है वो बहुत इंपॉर्टेंट था सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यक्ति थे उनके लिए। आगे देखिए, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तो हो जाएगा, हमने अभी किया था, कहां पर है? ये आपका गुजरात में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? लोथल है, गुजरात में हो जाएगा। लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, ये सभी कहां पर हैं? गुजरात में है। चलो आगे, लोह युग का सबसे आम उपकरण था। देखो, ये एक क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ा अलग आ गया है,
लेकिन पढ़ लेते हैं, आ गया तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जीडी में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि लौह युग का सबसे आम उपकरण था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो था आपका कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी है वो हर चीज के लिए काम आ जाती थी, लकड़ी काटने के भी काम आती थी, पेड़ों को काटने के भी काम आती थी, और एक हथियार के रूप में भी, क्योंकि उस समय जंगली जानवर वगैरह हुआ करते थे तो उसके लिए होता था ये। ठीक है, कुल्हाड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं है? इनमें से बताना है कौन से का नहीं है। अभी हमने हरियाणा का पढ़ा था, बनावली है। ठीक है, यहां पर राजस्थान का हमने कालीबंगा पढ़ा था, गुजरात के बारे में तो हम पढ़ते हैं, लोथल हमने पढ़ा, रंगपुर हमने पढ़ा, ठीक है, धोलावीरा हमने पढ़ा। तो कौन सा बच जाएगा आपका? उत्तराखंड। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें क्या है आपका, इन चारों ऑप्शंस में से उत्तराखंड में क्या नहीं है आपका, जो हड़प्पा के नगर हैं वो नहीं है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं, वो भी आपके एग्जाम में आती है कि ये क्या थी, मात्र स्तात्मक थी। कैसी सभ्यता थी? मात्र स्तात्मक सभ्यता थी। इसका मतलब क्या होता है मात्र स्तात्मक का? मात्र स्तात्मक का मतलब होता है वहां पर माताओं की चलती थी। ठीक है, जो अपने घर में मम्मियां होती है ना, उनकी चलती थी, तो मात्र स्तात्मक थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, मात्र स्तात्मक थी। और जो उनपे नालियां बनी हुई थी ना, वो इस तरीके से एक दूसरे पे काटती थी, समझ रहे हो, 90 डिग्री पे काटती थी। यानी कि वहां के लोग हैं बहुत ज्यादा सभ्य थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभ्य से याद आया, कैसी सभ्यता थी ये? नगरीय सभ्यता थी, ये भी पूछा जाता है, नगरीय सभ्यता। यानी कि उस समय में ही जो हमारे लोग हैं ना, उन्होंने शहरों की तरह उस सभ्यता को बसाया था कि भाई जैसे देखो एकदम समकोण पे काटती थी। किस पे काटती थी? एकदम समकोण पे काटती थी। जो सड़कें थी, रोडें थी, एकदम समकोण पे काटती थी। और इनके साथ में नालियां बनी हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट था, साथ में नालियां बनी हुई थी। और जो घरों के दरवाजे थे वो पीछे की तरफ होते थे, ताकि छोटा बच्चा है वो रोड पे ना आ जाए और कोई दिक्कत ना हो। देखो कितना समझदार व्यक्ति थे वो उस समय के। ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं ना, बड़े तगड़े रहे हैं हर चीज को लेकर। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं है, पुरातात्विक स्थल भारत में नहीं है। तो यह हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ है वो वर्तमान में भारत में नहीं है। ये कहां पर है? ये है आपका बलूचिस्तान में है। कहां पर है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां पर है? ये आपका पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, हल्लूर है, ये अपने भारत में ही स्थित है। और भारत में कहां पर है? कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक राज्य में है। और हम महागढ़ा की बात करें तो ये महागढ़ा है आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, यूपी राज्य में स्थित है। चिराद है, ये कहां पर स्थित है? ये हमारे बिहार राज्य में स्थित है। तो ये भी याद कर लेना, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, और भाई पूछा ही गया एसएससी जीडी में, देख लो 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? अब देखो जैसे ही हथियार और औजारों की बात आ जाती है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें लोहा होगा या नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लोहा था नहीं उस समय पे। तो इसका क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा, तांबा। और ऑप्शंस में क्या भी दे सकता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कॉपर भी आपको एग्जाम ऑप्शंस में दे सकता है। तो तांबे से ही सब कुछ बनाए जाते थे, जितने भी हथियार थे। उससे पहले लकड़ी पत्थर के बनते थे। ठीक है, जैसे पत्थर लिया उसको आगे से पहना कर लिया, तो उससे या आग जलाकर भगाते थे। कोई जंगली जानवर है उसके लिए आग जलाकर उसको भगाया जाता था। आगे देखिए क्या है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने पालतू जानवर है ना, उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन गाय को पालतू बनाने के जो साक्ष्य हैं वो नहीं प्राप्त हुए हैं। गाय के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब वहां पर गाय के बारे में अभी तक नहीं पता चला कि गाय थी या नहीं थी। इसके अलावा भैंस, बकरी है, भैंस हो गई, बकरी हो गई, जिनका वो दूध के लिए उपयोग करते थे, तो ये है। ठीक है, लेकिन गाय का नहीं है, क्योंकि गाय इंपॉर्टेंट है।
लेकिन ये जो गाय है ना, ये आपकी वैदिक सभ्यता में आ गई थी, वैदिक सभ्यता में थी। जो आपकी वैदिक सभ्यता है ना, उसमें गाय थी। और वैदिक सभ्यता के बारे में बात आ गई है तो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या थी, मातृस्थात्मक। वैसे जो वैदिक सभ्यता थी ये थी पितृस्थात्मक। इसका मतलब है कि यहां पर पिताजी की चलती थी वैदिक सभ्यता में। ठीक है जी। तो ये कौन सा है, कि खालिस्तान शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। ये क्वेश्चन आपके काफी काम आने वाला है। कच्छ के रण की बात हो रही है। कच्छ का रण कहां पर है, गुजरात में है, इतना आपको पता है। लेकिन गुजरात में तो लोथल भी है और धोलावीरा भी है। ठीक है, तो कौन सा होगा, मैं याद करने का तरीका बताता हूं। क्या बोला गया है, ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी। भाई जहां पर ताजा पानी होगा वहां की मिट्टी अपना आप उपजाऊ हो जाएगी, क्योंकि जहां पर ताजा पानी जाएगा जो भी फसल बोएंगे वो अच्छे से होगी, तो उसी को मिट्टी उपजाऊ बोल दिया जाएगा। तो ताजा पानी से हम क्या करते हैं, मुंह को धोते हैं ना और चमक जाते हैं तो क्या हो जाएगा, धोना। ठीक है, तो ये धोला है, धोना, इससे याद कर लो, तो धोलावीरा हो जाएगा, धोलावीरा। ठीक है, पानी से क्या रहोगे, धोला। तो इसका मतलब ये समझ लो, जहां पर भी पानी की बात आएगी आपका धोलावीरा आएगा। ठीक है, धोलावीरा में पानी से रिलेटेड जितनी भी चीजें मिली है ना सिंधु घाटी सभ्यता में, वो सारी की सारी कहां पर मिली है, धोलावीरा में ही मिली है, ये याद रख लेना। ठीक है, स्नानागार अलग हो गया, वो क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, पानी यहां पर है धोलावीरा में। समझ में आ गया, चलो आगे। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल में एक बंदरगाह है, तो बंदरगाह है आपका लोथल में है, बंदरगाह हो जाएगा लोथल। चलो, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी है, स्नानागार की आकृति कैसी है। स्नानागार का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि जहां पर इकट्ठे होकर लोग नहाते थे, उसकी आकृति कैसी है। तो उसकी आकृति कैसी है ये बताओ, आपकी बताओ। देखो, सर्कल में वर्ताकार और दीर्घवृत्ताकार तो होगा नहीं। अब आपको बताना है कि आयताकार थी या वर्ताकार थी, ये आपको बताना है। ये आप सभी स्टूडेंट को बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि क्या चीज है। और जिसको नहीं पता ना, कमेंट सेक्शन में मैंने आंसर पिन कर दिया है, आप चेक कर लेना। ये क्या है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अभी और पढ़ेंगे ऐसा नहीं, और नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपकी समझ, देखो याद करना रटना अलग चीजें हैं, लेकिन आपकी जो समझ डेवलप है वो बहुत जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो विशाल स्नानागार आपको यहां पर बताना है कि आयताकार था, वर्गाकार था, दो मैंने काट दिया, इन दोनों में से बताना है। और एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलिए, कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये, कि मेहरगढ़ के बारे में हमने पढ़ा था, कहां पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और वहां पर घर के अवशेष मिले हैं, वो कैसे हैं, हम अभी घर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना कि भाई हमने 12 बाई 12 का घर बना दिया, या हम ऐसे भी बना लेते हैं 12 बाई 15 का घर भी बना लेते हैं। तो इसका मतलब है कि वर्ग के आकार में भी है और आयत के आकार में भी है। तो इसका हो जाएगा वर्गाकार या आयताकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि भाई 12 बाई 12 का मान लो, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको, 12 बाई 12 का बना लिया तो क्या हो गया, वर्गाकार, वर्ग के आकार में हो गया। और 12 बाई 15 का बना लिया तो क्या हो जाएगा, आपका आयताकार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्गाकार और आयताकार घर थे। और घर के अवशेष मिले हैं, तो वहां पर लोग रहते भी थे, घर बना के रहते थे, पक्के मकान है। ठीक है, तो यहां पर वो पशुपालन भी करते थे, पशुपालन करते थे। तो पशुपालन से रिलेटेड होगा तो मेहरगढ़ हो जाएगा। इसके साथ वहां पर पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। ठीक है, यह भी पूछा जाएगा कि पशुओं के अवशेष कहां से मिले हैं, तो वो हो जाएगा आपका मेहरगढ़ में। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो कैसे घर थे ये भी आपको समझ में आ गया, वर्गाकार और आयताकार। ऐसे अपनी समझ को डेवलप करना है कि भाई हाँ ऐसे घर बनते हैं, ऐसे घर बनते हैं। आगे देखिए,
हड़प्पा की अधिकांश मोहरें खालिस्तान से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी ये आपने को बताना है। तो जो हड़प्पा की अधिकांश मोहरें हैं ना, वो सिलखड़ी से बनी हुई थी। किससे? सिलखड़ी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें सिलखड़ी लिखा गया था। एक एग्जाम और था उसमें पूछा गया था, तो जब ये सेलखड़ी लिखा गया था, ठीक है, तो सिलखड़ी हो या सेलखड़ी हो दोनों सेम ही है, समझ जाओगे आप। सिलखड़ी आए या सेलखड़ी आए, ठीक है, सिलखड़ी हो या सेलखड़ी हो याद कर लेना। हड़प्पा में जो अधिकांश मोहरें हैं वो सिलखड़ी या सेलखड़ी की बनी हुई थी। ये होता क्या था? ये होता था आपका नरम पत्थर। क्या होता था? नरम पत्थर होता था, ठीक है। उसमें से कुछ डिजाइन बना दी जाती थी, फिर उस मोहर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, समझ में आया। कुछ भी वो यूज करते थे और उससे वो मोहर है वो काम करती थी, ठीक है। ये नरम पत्थर होता था। ये भी पूछा जा सकता है कि सिलखड़ी क्या थी या सेलखड़ी क्या थी, तो वो एक नरम पत्थर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो बताओ कौन सा हो जाएगा आपका? मोहनजोदड़ो बताना है। और मोहनजोदड़ो के बारे में हमने बात की थी कि भाई हड़प्पा है वो कहां पर है? वो आपका पंजाब पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो है वो कहां पर है? बताओ कहां पर है? पंजाब पाकिस्तान में, तो वो हो जाएगा ये आपका सिंध प्रांत में है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर है? सिंध में है आपका मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से बार बार क्वेश्चन आता है, पहले भी बताया था, दोबारा से देख लो कि मोहनजोदड़ो है सिंध प्रांत में है और इसी के साथ में सिंधु नदी के किनारे है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी के किनारे। इसके अलावा यहां पर नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। कांस्य की, ये भी पूछ लेता है कौन सी मूर्ति मिली है? कांस्य की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मिली है। पशुपतिनाथ 3 मुख वाले देवता की मिली है, ठीक है। इसके अलावा मात्र देवी की मिली है। मात्र देवी, क्योंकि आपको पता है ना मातृस्थात्मक है ये सभ्यता, तो मात्र देवी की भी पूजा की जाती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पर मिली है, जैसे महान स्नानागार हो गया, महान अनानागार हो गया। तो ये बार बार इनसे रिपीट होता है क्वेश्चन। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्थल है वो सिंधु नदी के तट पर नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? चनुहुदड़ो है, हमने अभी पढ़ा था कि चनुहुदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो है, ये भी हमने पढ़ा था कि सिंधु नदी के तट पर है। रोपड़ के बारे में हमने पढ़ा था, रोपड़ पंजाब वाला, कि ये कौन सी नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर है। तो यही तो नहीं होगा, बाकी ये भी कोटदीज भी क्या हो जाएगा आपका? सिंधु नदी के तट पर। तो रोपड़ इसका आंसर हो जाएगा कि जो रोपड़ है वो कौन सी नदी के तट पर नहीं है? सिंधु नदी के तट पर। याद कहां से करोगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में ये जो लिस्ट दी थी यहां से आपको याद करना है, ठीक है। यहां पर कहीं पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। नहीं है तो जो आपको नोट्स मिलते हैं ना उसमें जरूर, ये रहा, ये देखो सिंधु नदी के तट पर है ये भी, ठीक है जी। तो ये आपका यहां से आपको याद कर लेना है। ये जो आपको पीडीएफ नोट्स के रूप में मिलने वाला है वहां से आपको याद कर लेना है। और देखो आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट हो और कुछ भी बताना हो कि सर जी ये और इंप्रूवमेंट कर दीजिए, ये चीजें बता दीजिए, तो वो कर देना, ठीक है। कमेंट कर दिया करो। मैं सभी स्टूडेंट के कमेंट का जवाब देता हूं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसके कमेंट का जवाब मैंने ना दिया हो। हर स्टूडेंट के, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देता, लेकिन मैं देता हूं ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या आ रही हो, उसका आपको सॉल्यूशन जरूर मिले। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके पतन के कारण क्या थे उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसके पतन के क्या कारण थे? सबसे पहला कारण और इंपॉर्टेंट कारण था कि बाढ़ आने लग गई थी, तो बाढ़ की वजह से क्या हो गया? इसका पतन होना शुरू हो गया। उसके बाद एक दूसरा कारण था कि जो आर्य थे, तो आर्य के आक्रमण के कारण भी इसका पतन होना शुरू हो गया। उसके बाद जलवायु बदलने लग गई, जलवायु परिवर्तन होने लग गया, तो जलवायु परिवर्तन के कारण भी क्या हो गया? इसका पतन होना शुरू हो गया। और चौथा और इंपॉर्टेंट है आपका, बाढ़ हो गया, आर्यों के आक्रमण के कारण हो गया, जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया, और चौथा है आपका महामारी के कारण।
महामारी के कारण, यानी अकाल और महामारी आ गई जिसकी वजह से जो ये सभ्यता थी उसका पतन हो गया। ठीक है, तो यहां पर अपने क्वेश्चंस है वो समाप्त होते हैं, जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बार बार आए हुए हैं, वो सारे मैंने करवा दिए हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस और हैं जो आ सकते हैं उन सभी को मैंने अपने नोट्स में डाल दिया है। सारे के सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे और नोट्स की पीडीएफ है ना डेली 11:30 बजे आपको अवेलेबल हो जाती है अपने टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आपको बहुत सारी और नॉलेज मिलती है जो एक्स्ट्रा यहां पर मैं जो बताता हूं ना वो लिमिटेड है अभी, क्योंकि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हम कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे में इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में आते हैं वो मैं सारे आपको यहां पर करवा रहा हूं, उसके साथ और जो इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है वो मैं आपको करवा रहा हूं। लेकिन आपको जो डिटेल से पढ़ना है, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, वो सारे के सारे नोट्स की पीडीएफ है अपने टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी 11:30 बजे। और जो आप इतना प्यार दिखा रहे हो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पहली बार कोई स्टूडेंट आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। लाइक जरूर कर देना, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कहना हो कमेंट कर देना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में कल इसी समय अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, थैंक यू।